हेलो टू ऑल बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर का जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर के आए हैं, जिसमें ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा बिहार यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए है। राइट। और जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या है। जिस सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में हमको 5 यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, उस पाँचों यूनिट को हम लोग एक बाई एक करके डिस्कस करेंगे। राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर जो लेक्चर लेकर के आए हैं वो पहली यूनिट का लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं। और जो पहली यूनिट हमारी यहाँ पर है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्रोटोजोआ। एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट। राइट, ये हमको पता है। और आज इस लेक्चर फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे एनिमल किंगडम को हम लोगों को पढ़ना है। और एनिमल किंगडम के अंदर आपने देखा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक यहाँ पर रखे गए। तो इस सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग 5 यूनिट डिस्कस करेंगे और पांचों यूनिट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ से लगा करके जो हमारे एनीलिडर तक हैं, सदस्य जो यहाँ पर रखे गए हैं, उनको हम लोग पांचों यूनिट में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 5 यूनिट तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फिर हमारा सेकेंड सेमेस्टर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले भी आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कहने का मीनिंग क्या है कि जो यहाँ पर सिद्धांत दिए गए क्लासिफिकेशन का वो क्या है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल सिमिलरिटीज और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स वर्गीकरण संरचनात्मक या कार्यात्मक समानताओं, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमैटिक ग्रुपिंग, कार्यात्मक समानताओं या विकासवादी इतिहास, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर ऑर्गेनिज्म का एक व्यवस्थित समूह होता है या व्यवस्थित समूह है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको पढ़ना रहता है, हमको प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो इतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी पाया जा रहा है, इतनी विविधता पाई जा रही है, उसको क्या आप आसानी से पढ़ सकते हैं? अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो क्या वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है कि नहीं है? या अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे से मिल रहा है तो क्या है ना? तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी की सुविधानुसार उनको क्लासिफाइड कर दिया कि ये ऑर्गेनिज्म इस क्लासिफिकेशन या इस वर्ग, इस क्लास, इस फैमिली या इस किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसी क्लासिफिकेशन की सीरीज में हम लोग यहाँ पर उस क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जैसे कि प्लांट और एनिमल की बात करेंगे स्पेशली, राइट? तो प्लांट और एनिमल का जो क्लासिफिकेशन होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है तो हम समझेंगे कि जो जैविक वर्गीकरण है उसे क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, या जैविक वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में अपन लोगों को समझना है भाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है ना, यानी कि जैविक वर्गीकरण क्या है, जैविक वर्गीकरण क्या है। तो ये भी तो क्लासिफिकेशन ही है। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए कि ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स। जब ऑर्गेनिज्म की बात होगी बच्चा तो आप प्लांट और एनिमल को इंडिकेट करेंगे। ऑर्गेनिज्म को पहचान कर, आइडेंटिफाई कर कर, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर कर करके, आइडेंटिफाई करके उन्हें उन्हें डिफ्रेंशिएट कर,
उन्हें डिफरेंशिएट कर, दैट मीन्स विभेदित कर, विभेदित कर, डिफरेंशिएट कर, ग्रुप को या ग्रुप्स में रखना, डिफरेंशिएट कर ग्रुप्स में रखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। दैट मीन्स हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का हम पहचान करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। भाई ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। भाई अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोजा है तो उस ऑर्गेनिज्म का पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे हैं, और आइडेंटिफाई करके आप फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, विभेदित करेंगे कि हमारे पास पहले से जो ऑर्गेनिज्म है क्या उनसे ये मिलता जुलता है, पहले से जो ऑर्गेनिज्म यहां पर हमारे पास है क्या उन ऑर्गेनिज्म से ये मिलता जुलता है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों, हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और जब हम ये पता कर लेंगे, तय कर लेंगे, पहचान कर लेंगे अच्छे से, डिफरेंशिएट कर लेंगे अच्छे से कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, इस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता नहीं है, इससे मिलता जुलता है, इस ऑर्गेनिज्म से भी मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, तो कैसे हम इसको क्या करेंगे, एक ग्रुप में स्थान देंगे, प्लेस देंगे, उसको समझाना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए हमको टैक्सोनॉमी को पढ़ना पड़ता है, राइट। हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम कैसे उसको प्लेस देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, है ना, किसी दूसरे फाइलम में या किंगडम में, है ना, कहाँ पर हम इसको रखेंगे, है ना, डिवीजन क्या है इसका। तो ये उसकी हायरार्की है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस की हायरार्की है, पद्धति है, इनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। यहां पर हमको सिर्फ समझना है कि जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया वो कैसा है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यही देखेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है, जैविक वर्गीकरण है, इस जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिफरेंशिएट कर ग्रुप में रखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। दैट मीन्स किसी एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप खोजते हैं तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं, फिर उसको विभेदित करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको किसी समूह में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। तो ये तीन प्रोसेस क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन 3 प्रोसेस के जरिए, ठीक है। या आपने कोई न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म खोजा जो अभी तक नहीं खोजा गया है, तो जाहिर सी बात है जो नहीं खोजा गया उसको आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि कैसा है ना, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी पर हमको मिला है वो क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता तो नहीं है ना, जो हमारे पास पहले से ऑर्गेनिज्म है। और जब हम देखेंगे कि हाँ ये मिलता जुलता है तो उसको रखेंगे, नहीं मिलता जुलता है तो उसके लिए हम अलग प्लेस बनाते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात। अब बात आती है कि भैया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है है ना। तो जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में लिख लीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए, जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता, है ना, नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। क्या आवश्यकता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो लिखें इसके अंतर्गत, जीवों में, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म में बहुत अधिक, ऑर्गेनिज्म में बहुत अधिक विविधता, विविधता इन द सेंस डाइवर्सिटी, है ना। आप खुद देखते हैं यार कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं,
और वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में बहुत अधिक क्या पाई जा रही है, डाइवर्सिटी पाई जा रही, विविधता पाई जाती है, ठीक है, विविधता है। एवं उनका ठीक ढंग से एवं इन ऑर्गेनिज्म का, ऐसे लिख लें, एवं इन ऑर्गेनिज्म का ठीक ढंग से स्टडी करने के लिए, इन ऑर्गेनिज्म की ठीक ढंग से स्टडी करने के लिए उन्हें अलग अलग, या इन्हें, उन्हें नहीं, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में या समूहों में रखना आवश्यक है। तो भाई जैविक क्लासिफिकेशन की नीड ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को खोजते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म की हम अच्छे से क्या कर पाए, अध्ययन कर पाए। तो अध्ययन की सुविधा अनुसार हमने क्या किया कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं इस पृथ्वी पर, जिनकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, राइट, तो उनको समझने के लिए हमने क्या किया, यहां पर क्लासिफिकेशंस को प्रपोज किया है, क्लासिफिकेशंस को रखा है। क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत हम उनको पढ़ते हैं, वर्गीकरण के अंतर्गत हम उनको समझते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण के कारण ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को ठीक ढंग से और बेहतर ढंग से पढ़ पाते हैं, बात को भी याद रखिए, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता की। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन तो बहुत पहले से दिया जा रहा है ना, क्लासिफिकेशन तो बहुत पहले से दिया जा रहा है। तो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उनकी कमियां क्या रही, पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उनकी कमी क्या रही, तो लिख लें कि पहले के वर्गीकरणों की कमी, पहले के वर्गीकरणों की कमी, दैट मीन्स लैक ऑफ अर्लियर classifications, lack of earlier classification। पहले के क्लासिफिकेशन में क्या कमी रही है, पहले के वर्गीकरण में क्या कमी रही है ना, इसके बारे में समझना है। तो लिख लीजिए, पहले के क्लासिफिकेशंस साइंटिफिक नहीं थे, पहले के क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं थे, यानी कि पहले के जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे उनको सुविधा अनुसार ही हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया था। प्लांट जैसे जो हमको मिल रहे थे ऑर्गेनिज्म, उनको प्लांट में रख दिया, और एनिमल जैसे जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे उनको एनिमल में रख दिया। तो प्लांट और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म को हमने रख दिया और उसके बारे में हम उसको अध्ययन करने लगे, जो भी मिलता गया उस झोली में डालते गए। दो झोले हमने बना लिए, एक प्लांट का एक एनिमल का, जो ऑर्गेनिज्म उसके जैसा मिलता गया, मार्फोलॉजी के लेवल पर मिलता गया, उसको उसमें डाल दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं थे, अपने आधार पर ये बनाए गए थे, ठीक है। तो पहले के क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, पहले के क्लासिफिकेशन सुविधा के आधार पर बनाए गए थे। पहले के क्लासिफिकेशन किसके आधार पर बनाए गए थे बच्चा, सुविधा के आधार पर बनाए गए थे। दैट मीन्स आपको कितना अच्छे से समझ में आता है उसके बारे में, राइट, और आप क्या उसके बारे में जानते हैं, उस आधार पर क्या किया गया था, इन क्लासिफिकेशंस को प्रपोज किया गया था। तो पहले के क्लासिफिकेशंस कैसे बनाए गए थे, सुविधा के आधार पर बनाए गए थे, इस बात को भी याद रखना। आगे लिख लें, पहले के क्लासिफिकेशन केवल कारकी या आकारकी, पहले के क्लासिफिकेशन केवल आकारकी, पहले की क्लासिफिकेशन केवल आकार की, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी, पहले की क्लासिफिकेशन केवल आकार की, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी पर
आधारित थे, बेस्ड थे, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले के जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे वो मॉर्फोलॉजी के लेवल पर दिए गए थे। किस लेवल पर दिए गए थे बच्चा? मॉर्फोलॉजी के लेवल पर दिए गए थे, यानी कि हमने इनको मॉर्फोलॉजिकल आकार की लेवल पर क्लासिफाइड कर दिया कि भाई ये ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसा दिखता है तो ये प्लांट में रखा जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म एनिमल के जैसा दिखता है तो ये एनिमल में रखा जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया था, राइट। लेकिन आज की डेट में, अगर आज की डेट की हम बात करें तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा और देखेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी के लेवल पर यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या खास बात है। तो आगे लिख लें यहां पर, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि पहले के क्लासिफिकेशंस कैसे थे। तो एग्जाम्पल बतौर हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, लिख लीजिए कि सर्वप्रथम अरस्तु, एक वैज्ञानिक हैं आपके अरस्तु साहब, ठीक है, सर्वप्रथम अरस्तु, इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु दैट मीन्स अरिस्टोटल, अरस्तु ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, पादप का या पौधों का क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन, हर्ब मतलब शाक की क्या शाखाएं हैं उसके आधार पर, शाक, छूप दैट मीन्स हम कह सकते हैं श्रब, व वृक्ष, वृक्ष के मतलब ट्रीज, है ना, वृक्ष मतलब ट्रीज, है ना, पौधों की बात हो रही है, ट्रीज के आधार पर, ट्रीज के आधार पर, क्योंकि बेसिस था ना या मॉर्फोलॉजी था, तो ट्रीज के आधार पर किया। तो अरस्तु साहब ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, इस बारे में हम समझेंगे। और अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुछ खास बातें वो मैं यहाँ पर आपको अरस्तु के बारे में लिखा दूंगा। तो अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की नींव डाली थी, हम ये कह सकते हैं। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे तो कौन जाएगा? अरस्तु जाएगा, मॉडर्न अलग है, ठीक है। तो अरस्तु साहब ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को दिया और इनमें प्लांट का जो क्लासिफिकेशन दिया या प्लांट को जो वर्गीकृत किया वो इन्होंने इनके श्रब्स के आधार पर, ठीक है, श्रब्स के आधार पर, हर्ब के आधार पर और ट्रीज के आधार पर क्या किया था? क्लासिफाइड कर दिया था। जो हर्ब्स थे उनको अलग कर दिया, जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उनको अलग कर दिया, श्रब्स थोड़े से उनसे बड़े उनको अलग कर दिया, ट्रीज जो इनसे भी बड़े और वेल डेवलप फॉर्म थे इनको अलग कर दिया। तो इनके आधार पर अरस्तु साहब ने क्या कर दिया? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने, आगे लिख लें, इसी प्रकार इन्होंने अरस्तु साहब ने एनिमल का क्लासिफिकेशन, इस आधार पर किया, कि इन एनिमल्स में ब्लड रेड है या नहीं, ब्लड रेड है या नहीं, नहीं है, ठीक है, रेड है या नहीं है। तो इस आधार पर, यानी कि एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो ब्लड के कलर के आधार पर किया कि ब्लड का कलर कैसा है, रेड कलर है या नहीं है, ठीक है, उसके आधार पर एनिमल को डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो ये तो बात हो गई अरस्तु साहब की। और अरस्तु साहब की कुछ खास बातें और भी हैं, जैसे कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का पिता, बात को याद रखिएगा, जीव विज्ञान का पापा भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी,
यानी जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, राइट। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु साहब है। कौन है बच्चा? अरस्तु साहब है। ये तो बात हो गई हमारी पहले के क्लासिफिकेशन की। अब हम लोग यहां पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है स्पेशली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल्ड में, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है अभी तक, उसके बारे में समझना है। दैट मीन्स 2 किंगडम सिस्टम समझना है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, इन सिस्टम्स के बारे में अपन लोगों को समझना है। तो लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। लिखें इसमें सबसे पहले दिया गया क्लासिफिकेशन, लिख लें फटाफट। सबसे पहले दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, या दिए गए, ऐसे लिख लें, सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम्स, सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम को प्रपोज किया गया था, 2 किंगडम को प्रपोज किया गया था। बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीवों को, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म जीवों को माइक्रो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, है ना, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स आदि, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस सिस्टम में प्लेस ना मिलने पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को कई किंगडम में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को कई किंगडम्स में, किंगडम बोले तो जगत, कई किंगडम में मतलब जगत में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, कई किंगडम में डिवाइड किया गया, इस बारे में याद रखिएगा। तो बहुत सारे किंगडम यहां पर दिए गए। कौन कौन से किंगडम दिए गए, अब इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में भाई, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है स्पेशली, है ना। तो जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया ऑर्गेनिज्म में, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम को प्रपोज किया गया था, ठीक है। 2 किंगडम को क्या किया गया था बच्चा? प्रपोज किया गया था। और जो 2 किंगडम प्रपोज किया गया है ना, जो 2 किंगडम यहाँ पर प्रपोज किया गया था, इसमें खास बातें क्या थी उसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। तो लोग यहाँ पर अब देखते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो लिख लीजिए सबसे पहले जो यहाँ दिया गया वो कौन सा दिया गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो लिख दीजिए वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। पहली हेडिंग जो हमारी यहाँ पर पड़ेगी वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भैया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया? क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनता है।
तो हमारे एक बहुत ही प्रचलित साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। तो लिख लें, सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम लीनियस ने, सर्वप्रथम लीनियस ने इस टू किंगडम, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, जिसमें जिसमें प्लांट्स को, जिसमें प्लांट्स को किंगडम प्लांटे, तो पादप जगत कहते हैं, पादप जगत, किंगडम प्लांटे, तथा एनिमल्स को, तथा एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत, है ना, एनिमल को किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत में, जंतु जगत में रखा था, जंतु जगत में रखा था। लीनियस ने, लीनियस ने लीनियस ने इस, लीनियस ने इस सिस्टम को अपनी बुक, लीनियस ने इस सिस्टम को अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी में प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा कि लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। और खास बात आप ये भी याद रखें कि जो हमारे अरस्तु साहब थे, इन्होंने भी दो जगत प्रणाली को ही दिया था पहले नंबर, यानी कि प्लांट्स को अलग रख दिया, एनिमल्स को अलग रख दिया। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के जैसा ही लीनियस साहब ने दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया, जिसमें इन्होंने प्लांट को किंगडम प्लांटे में रख दिया और एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया। और किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया को इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर प्रपोज कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, प्रकाशित कर दिया। तो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हुई। अब खास बात समझिए, इसमें ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें प्लांट्स को प्लांटे में रख तो दिया और एनिमल्स को क्या कर दिया, एनिमल्स में रख दिया, जो जैसे दिखते थे वैसा ही इन्होंने किया। तो लिख लें इसके अंतर्गत थोड़ा सा और, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर, राइट, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर, आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। सिस्टम के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे दिखते थे, उन्हें किंगडम प्लांटी या किंगडम प्लांटे में रख दिया, तथा जो एनिमल्स, तथा जो एनिमल जैसे दिखते थे, जो ऑर्गेनिज्म एनिमल जैसे दिखते थे, जो एनिमल जैसे दिखते थे,
उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। उसे कहां रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। अब देखिए खास बात क्या है कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये फेल क्यों हुआ, है ना? तो नई लाइन से लिख लीजिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को, ये खास बात है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाते समय यह नहीं देखा गया कि क्या नहीं देखा गया कि ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ऑर्गेनिज्म कैसा भाई? प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ये नहीं देखा गया। ठीक है, यूकैरियोट है। दूसरा, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। समझ रहे हो बच्चा? ऑर्गेनिज्म यूनि मतलब एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है। ये भी दो किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज करते समय नहीं देखा गया। ये भी बहुत बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल होने का, राइट। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, तो कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण ही क्या हुआ, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेकार हो गया या नहीं मान्य है आज की डेट में। तो लिख लीजिए, इस कारण कई सारे, नई लाइन से लिखिए, इस कारण कई सारे ऑर्गेनिज्म को गलती से इन किंगडम में रख दिया गया। इस कारण कई सारे ऑर्गेनिज्म को गलती से इन किंगडम्स में रख दिया गया जो यहां पर नहीं रखे जाने चाहिए थे, रख दिया गया। अतः हमें ऐसे क्लासिफिकेशन की, जो कि आगे 5 किंग क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता थी, जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी कि सकल आकार की, यानी सिमिलर फॉर्म में सरल तरीके से हम उसको देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा लक्षणों को भी शामिल कर सके या शामिल करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि जो यहां पर ऑर्गेनिज्म है उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इन सब के आधार पर हम ये यहां पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका का आकार कैसा है, सेल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, ये भी हमको पता होना चाहिए। भाई सकल आकार की कहने का मतलब क्या है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा लक्षण जो है वो कौन कौन से, भाई बाहरी रूप से कैसा दिख रहा है डजंट मैटर,
उसके अंदर और भी कौन कौन से स्ट्रक्चर या उनके अंदर और कौन कौन से लक्षण पाए जा रहे हैं, उनका भी मैच होना बहुत आवश्यक है। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिज्म दूसरे प्रकार का है। जैसे कि आपको पता है यार कि जो एल्गी होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंजाई होते हैं, इनके अंदर एक सिमिलरिटी, खास बात क्या है, सिमिलर ये बात है कि इनके अंदर सेल वॉल पाई जा रही है। क्या पाई जा रही? सेल वॉल पाई जा रही। तो बाहरी आकार से ठोस होते हैं, तो बाहरी आकार से ठोस हैं, लकड़ी की तरीके से दिख रहे हैं, तो इनको हमने सीधे भेज दिया कहां पर? प्लांट्स में। ऐसा नहीं है। आपको पता है फंजाई अलग होते हैं, वो उनके अंदर क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है ना। एल्गी का अलग ही स्ट्रक्चर है, राइट। और आप अगर देखें बैक्टीरिया वो अलग है, प्लांट्स अलग है। तो हर यहां पर देखा जाए कैरेक्टर, इनकी जो सिमिलरिटीज है, डजंट मैटर, इनके और भी कैरेक्टर्स एक जैसे होने चाहिए थे, वो नहीं थे। वो नहीं थे तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके अंदर न्यूट्रिशन का टाइप कैसा है ना, ये हमको पता होना चाहिए। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, दैट मींस जाति वृत्तीय संबंध कैसा है, ये भी यहां हमको पता होना चाहिए। जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का हो रहा है, जनन किस प्रकार का हो रहा है, वो भी खास बात में आता है। सॉरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसीलिए फेल्ड हो गया। अच्छा, एक विशेष बात लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये आपको पता ही होना चाहिए, खास बात है। वह क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ट होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, जो कई सारे कैरेक्टर को आधार मानकर, कई सारे कैरेक्टर को आधार मानकर बनाया गया हो। यानी सिर्फ एक कैरेक्टर मैटर नहीं करता कि वो कैसा दिखता है, दिखेगा तो उसको अगर आप उसमें इंक्लूड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वो दिखता है तो क्या उसके और भी कैरेक्टर उसके जैसे मिलते हैं, इनको आधार मान करके अगर आप क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो वो बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। दैट मीन्स वहां पर आप उन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर सकते हैं। अब खास बात देखिए कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, इस दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको इंक्लूड गलत जगह कर दिया गया, है ना। जैसे लिख लें, कुछ ऐसे, नए लाइन से लिखें, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट थे और ना ही एनिमल, ना तो प्लांट थे और ना ही एनिमल्स थे, जंतु थे। इन्हें किस किंगडम में, इन्हें किस किंगडम में रखा जाए, इन्हें किस किंगडम में रखा जाए, इस बात का जब आप दो किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पास, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पास नहीं था, यानी कि लिनियस आपके पास में ये जवाब नहीं था कि जो एनिमल और प्लांट नहीं है। लाइक आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल नहीं है, प्लांट नहीं, जैसे यूग्लिना की बात कर लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ना ही तो क्या है, प्लांट है, और ना ही एनिमल है। तो इनको आप कहां रखेंगे, है ना, इनको आप कहां रखेंगे, तो ये बात इंपॉर्टेंट मानी गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना,
क्लैमाइडोमोनास एंड यूग्लिना को, क्लैमाइडोमोनास एंड यूग्लिना को प्लांट किंगडम, यूग्लिना को प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी हम कह सकते हैं, जंतु जगत और पादप जगत, प्लांट व एनिमल ऐसे लिख लें। क्लैमाइडोमोनास और यूग्लिना को प्लांट व एनिमल किंगडम, प्लांट व एनिमल किंगडम दोनों में, ये खास बात है, दोनों में रख दिया गया, दोनों में रख दिया गया। ठीक है, तो ये गलत है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये प्लांट है या एनिमल है, तो इनको कहाँ रखें, इनको कहाँ रखें, इस बात की पुष्टि का जो जवाब है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के पास में नहीं था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हुआ या सही नहीं था, तो फिर हमारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लीजिए। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया, को प्रपोज किया गया। ठीक है, अब जो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डाल दीजिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की, वर्गीकरण की वर्गीकरण की त्रिजगत प्रणाली, वर्गीकरण की त्रिजगत प्रणाली, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये कैसे, किसने, कब प्रपोज किया, इसके बारे में समझना है। तो लिख लीजिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इस बात को याद रखिएगा, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में प्रपोज किया था, प्रपोज किया था, प्रपोज किया था। नालन से लिखें, हेकल ने, हिकल भी इसको पढ़ते हैं, हिकल ने थ्री किंगडम, हिकल ने थ्री किंगडम को प्रोटिस्टा कहा। तो तीसरा जो किंगडम था उसे क्या कहा, प्रोटिस्टा कहा, जिसके अंदर, जिसके अंदर इन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म, उन ऑल ऑर्गेनिज्म को रखा जो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में
अपनी जगह नहीं बना पाया, अपनी जगह नहीं बना पाए थे। अब बात यहां पर यह आ रही है कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस को या अपनी जगह को नहीं बना पाए थे, वो कौन कौन थे भाई, और उनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया। तो आपको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। सीधी बात है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको रखा गया। प्रोकैरियोट की बात नहीं हो रही, सॉरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो लिख लें नई लाइन से, इस किंगडम में, इस प्रोटिस्टा किंगडम में मुख्यतः बैक्टीरिया पामा ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, तुम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एक प्रोटोजोन्स है, सॉरी, जो कि एक बैक्टीरिया के रूप में ही माना गया है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल है, लेकिन ये नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी पामा प्रोटोजोन्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे प्रोटोजोन्स, ठीक है, पामा एल्गी, पामा फंजाई, यहां से आप एल्गी को हटा दें, ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय जीव का संगठन, ठीक है, हाँ ठीक है, एल्गी, पामा फंजाई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोन्स, एल्गी, फंजाई, राइट, आदि आदि को रखा गया था, या रखा गया था, आदि को रखा गया था। ध्यान से लिखें, इस सिस्टम की या इस किंगडम की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें प्रोकैरियोट्स, समझिए, प्रोकैरियोट्स को यहां पर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट्स को रखा गया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी, इस किंगडम की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स को एक साथ, अगर आपसे कोई पूछे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी, तो आप कहेंगे सर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंदर प्रोकैरियोट व यूकैरियोट को एक साथ रखा गया, ठीक है, एक साथ रखा गया है। ये सबसे बड़ी कमी है इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। इस किंगडम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें प्रोकैरियोट व यूकैरियोट को एक साथ रखा गया। इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक व नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रखा गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देखें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा गया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं यार, यहां पर क्या देखें कि जो फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स एल्गी फोटोसिंथेटिक है और फंजाई ये नॉन फोटोसिंथेटिक है ना। एल्गी और फंजाई को एक साथ ही इंक्लूड कर दिया गया, एल्गी और फंजाई को क्या कर दिया गया, एक साथ ही इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिक्कत में पड़ गया। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, वो क्या है, वो बात की बात है, पहले भी और इसमें देख लो। एक और पॉइंट लिख लो, इस किंगडम में यूनिसेलुलर, ये भी खास बात है, यूनिसेलुलर व मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को
ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको अलग रखना है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको अलग रखना है। तो इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ यहां पर रख दिया। जैसे आप प्रोटोजोन्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो दीज आर यूनिसेलुलर। ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। आप ब्लू ग्रीन एल्गी की भी बात कर लें भाई, ये भी यूनिसेलुलर है, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर। लेकिन आप देखेंगे यहां पर एल्गी एंड फंजाई ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया। तो ये भी इसकी क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है। अब देखिए ये जो सारी कमियां यहां पर मिली, इन कमियों के आधार पर ही क्या किया गया, एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। तो लिख लो, इन सभी कमियों के कारण 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया गया था। तो ये सारी कमियां पाई गई, जिन कमियों के कारण ही क्या किया गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया। अब बात आती सर, जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्या है, तो फटाफट हेडिंग डाल दो, वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली। वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या लिख लीजिए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब जो भी कहें बात एक ही है, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हैं, ठीक है। तो यहां पर जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ये किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख लें, इस सिस्टम को कॉपलैंड, एक साइंटिस्ट है कॉपलैंड, इन्होंने प्रपोज किया। कॉपलैंड ने 1956 में दिया था, ठीक है, 1956 में दिया था। और सिर्फ कॉपलैंड ने ही नहीं, बल्कि इनके जो कुछ साथी थे उन्होंने भी इसको प्रपोज किया था। देख लें, इन्होंने इस किंगडम में या इन्होंने इस सिस्टम में लिखे, इन्होंने इस सिस्टम में 4 किंगडम को, 4 किंगडम को दिया। और ये 4 किंगडम कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटोक्टिस्टा, समझिए, प्रोटिस्टा नहीं कह रहा हूं, प्रोटोक्टिस्टा। तीसरा है प्लांटे, और चौथा है एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। अब बात आती है कि मोनेरा, यहां पर हम लिख लेते हैं इसके बारे में। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा किंगडम की अगर बात करें तो वैसे तो स्पेशली आप लोगों ने 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, कि प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो मोनेरा है, या इसको हम लोग माइकोटा के नाम से भी जानते हैं, मोनेरा या माइकोटा में किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया।
तो मोनेरा में लिख लीजिए, इस किंगडम में, इस किंगडम में प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स, इस किंगडम में ऑल प्रोकैरियोट्स ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जैसे हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन, इसे साइनो बैक्टीरिया, इस बात को याद रखिएगा, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अलग से लिखा दिया इसलिए क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया गया। फिर बात आती है मोनेरा के बाद में प्रोटोक्टिस्टा की, है ना, प्रोटोक्टिस्टा, जिसको किसी किसी बुक में प्रोटिस्टा भी कहा गया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको प्रोटिस्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोक्टिस्टा ये क्या है, ये आगे चल करके डिवाइड करता है, ठीक है, दो फॉर्म में डिवाइड कर जाएगा, किसमें करेगा भी बताऊंगा आगे। तो लिख लें, इस किंगडम में, इस किंगडम में यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कॉमा यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। फॉर एग्जांपल रखा गया, जैसे किसे किसे इंक्लूड किया गया यहां पर, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी, एल्गी, फंजाई, इसीलिए इसको प्रोटोक्टिस्टा कहा गया। इसमें फंगस भी रखा गया है, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स। तो आप समझ गए होंगे भाई कि यहां पर सबसे बड़ी कमी है कि प्रोटोक्टिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, लेकिन एक इसके साथ साथ एल्गी और फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखा गया, लेकिन इसमें एल्गी और फंगस को भी अभी रखा ही रहने दिया, इनको यहां से नहीं हटाया, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, खराब हो जाता है या मान्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक और लिख लीजिए, सी, हेडिंग डाल दीजिए, प्लांटे, प्लांटे। देखिए इसमें, इस किंगडम में, इस किंगडम में, इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक व मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर प्लांट्स को, प्लांट्स को रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा कॉमा जिम्नोस्पर्म कॉमा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको रखा गया कहां पर, कहां पर इंक्लूड किया गया, किंगडम प्लांटे में। तो जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडो, यहां पर एक और लिख लो, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को किंगडम प्लांटे में इंक्लूड कर दिया गया, राइट। और लास्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया। तो आप समझ सकते हैं यहां पर एनिमल्स को रखा गया, तो लिखें इस किंगडम में, इस किंगडम में
नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक व मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस, वॉर्म, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको, रेप्टाइल्स, है ना, और मैमल्स, इनको क्या किया गया, यहां पर इंक्लूड किया गया। तो एनिमल्स में स्पॉन्जेस, वॉर्म, रेप्टाइल, एनिमल्स, इनको क्या किया गया बच्चा, इंक्लूड किया गया है किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत। लेकिन ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या है, मान्य नहीं है। क्यों? तो लिख लें, या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, या फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इस कर दें, इस फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी किंगडम, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रही, जिसमें यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर व मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर व मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म को रखा गया। राइट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहां पर एल्गी भी रखा है, एल्गी एंड फंजाई, ये दोनों है, जो कि ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। हाँ, ये यूनिसेलुलर भी होता है, ऐसा नहीं है, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। राइट, और प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है। अब जब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया, मान्य नहीं है, तो फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। तो इस सिस्टम के बाद, इस सिस्टम के बाद फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया गया बच्चा, प्रपोज किया गया। तो ये बात हो गई हमारी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली की, यानी कि यहां पर चार किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो अभी इसी तरीके से यहां पर पाई जा रही है। राइट, अब अगर हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, इसकी पांच जगत, है ना, वर्गीकरण की पांच जगत प्रणाली की बात करें, तो वो कैसी है और किसने दी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विटेकर ने दिया था। ठीक है, विटेकर ने दिया था, इस बारे में याद रखिएगा। और 1969 में दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अधिकतर मान्य है। तो लिख लें, वर्गीकरण की, वर्गीकरण की पांच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पांच जगत प्रणाली जो यहां पर दी गई है वो कैसी है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखें, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले आर.एच. विटेकर, सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने 1969
सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। इन्होंने, देख लो, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को निम्नलिखित लक्षणों, फॉलोइंग कैरेक्टर्स के आधार पर दिया था। तो ये जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं, निम्नलिखित लक्षण है, वो कौन कौन से हैं? पहला कैरेक्टर जो यहां पर था वो था थैलस संगठन। क्या था? थैलस संगठन, दैट मीन्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस संगठन। दूसरा जो यहां पर था वो था सेल स्ट्रक्चर। तीसरा जो था वो था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने कई लक्षण लिए, है ना, इसीलिए ये मान्य भी रहा अधिकतर। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और क्या था? रिप्रोडक्शन, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि ये लक्षण आपको पता होने चाहिए, इनके आधार पर ही करना चाहिए। और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, इस आधार पर हमारे जो विटेकर साहब थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज कर डाला। ठीक है, क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज कर दिया। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसमें क्या क्या था, तो लिख लें। विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग किंगडम को प्रपोज किया। जैसे किंगडम मोनेरा तो रह भी किया। दूसरा जो किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। और प्रोटोक्टिस्टा में जो फंजाई थे उनको वहां से निकाल करके फंगस में रख दिया, फंजाई। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, राइट, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो हमको पता है कि जो मोनेरा किंगडम है, इसके अंतर्गत इन्होंने पहले किंगडम में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। तो ऑल यूनिसेलुलर, इंपॉर्टेंट है, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स यहां पर इंक्लूड कर दिए गए। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनको यहां पर रखा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको तो यहां पर रखा ही रहने दिया। और जो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है इसमें जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात हो रही, तो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी यहां पर आपके 2 प्रकार के, एक तो सिमिलर बैक्टीरिया ही है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्की बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से, और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी यहां पर रखा गया। ये तो किंगडम मोनेरा की बात हो गई। मोनेरा के बाद में अपन लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा में सारे के सारे प्रोटोजोन्स को इंक्लूड कर दिया, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड
इन दिस किंगडम। कौन कौन से हैं? तो वो है आपका फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स ये रखे गए आपके कहां पर? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, डाइटम्स प्रोटिस्टा के अंदर। और भी आपके हैं जैसे यूग्लिनॉइड, कॉमा स्लाइम मोल्ड्स, कॉमा क्लोरेला, है ना, क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास। ये भी आपकी प्रोटिस्टा में ही और प्रोटोजोन्स में ही आते हैं। क्लेमाइडोमोनास आदि आदि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इनकी अगर हम बात करें, सिर्फ क्लोरेला की बात करें और क्लेमाइडोमोनास की बात करें, तो ये एक कोशिकीय एल्गी होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिनको प्रोटोजोन्स में रखा गया है। तो यूनिसेलुलर है तो इसीलिए इसको कहां रखा गया? प्रोटोजोन्स में रखा गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो तीसरा क्या है? फंजाई। फंजाई कहने का मतलब कवक। तो किंगडम कवक के अंतर्गत यहां पर ट्रू यानी सत्य प्रकार के फंजाई को इंक्लूड किया गया है। ट्रू फंगस या ट्रू फंजाई कहते हैं इसको, ट्रू फंजाई को रखा गया। ठीक है, जो कि कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर कॉमा नॉन फोटोसिंथेटिक। मल्टी सेलुलर, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप यहां पर ईस्ट, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स, सॉरी ये आपका एल्गी था, ईस्ट, राइजोपस आदि। ठीक है, ये आपके क्या है? फंजाई इंक्लूड किए गए। यहाँ पर क्या इंक्लूड किए गए बच्चा? फंजाई को रखा गया। ये जो आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने जो दिया उसके अंतर्गत आपने देखा था कि जो सेकंड किंगडम था प्रोटोक्टिस्टा, उस प्रोटेक्टिस्टा के अंतर्गत फंजाई रखा गया था, लेकिन वहां से इसको हटा दिया गया, तो इसलिए अब वो प्रोटिस्टा हो गया। और यहाँ पर हटा करके इसको अलग करके किंगडम फंजाई, दैट मीन्स अलग किंगडम दे दिया गया। इनका अलग ही कैरेक्टर है, ये किसी से मिलते जुलते नहीं है। सेल वॉल डजंट मैटर, सेल वॉल पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही, लेकिन सेल वॉल भी डिफरेंट टाइप की यहाँ पर अलग अलग प्रकार की है। राइट, आगे हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव अकाउंट्स देखेंगे अभी 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हमारा फोर्थ है प्लांटी, है ना, और फिफ्थ है एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया में जैसा कि कॉपलैंड ने दिया वही यहाँ पर भी इंक्लूड किए गए सारे ऑल यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर प्लांट्स रखे गए। ऑल यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में इंक्लूड किए गए, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर है उनको एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया। अब आपको एक बात याद रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहां पर, ठीक है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर साहब की कुछ खास बात है। देख लें नोट पॉइंट, देखें। विटेकर से पहले के क्लासिफिकेशन में एक खास बात है, इसको याद रखिएगा। फंजाई, कॉमा एल्गी, कॉमा ब्रायोफाइट्स,
कॉमा फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, लिखें फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया, कॉमा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, कॉमा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को साथ में रख लिया गया था, सभी को साथ में रख लिया गया था, क्यों रख लिया गया था? क्योंकि इन सभी में सेल वॉल, है ना, सेल वॉल पाई जाती है, इन सभी में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन बाद में पाया गया कि कई दूसरे कैरेक्टर्स में, लेकिन बाद में पाया गया कि यह सेल वॉल या यह ऑर्गेनिज्म, पाया गया कि यह ऑर्गेनिज्म कई दूसरे कैरेक्टर्स में डिफरेंट थे, कई दूसरे कैरेक्टर में डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं, जैसे फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, एवं प्लांट्स की सेल वॉल इसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, एवं प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, राइट। एक और अगर हम देखें यहाँ पर कैरेक्टर, तो हम ले सकते हैं कि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, एवं प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर भी हमने क्या किया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंतर्गत इंक्लूड ही रखा। तो ये था बेटा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने यहां पर समझ लिया है कंप्लीटली, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट कहने मतलब हम यहां पर थोड़ा सा कंपैरेटिव अकाउंट देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दो, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कंपैरेटिव अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ऑफ करते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, राइट। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ यहां पर आप डाल दीजिए, मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, एक तरफ आप डाल दीजिए कैरेक्टर, लक्षण क्या है, एक तरफ डाल दीजिए ओनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्लांटे और एनिमेलिया। कैरेक्टर अगर हम यहां पर लेते हैं, कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर सेल टाइप ले लिया, सेल टाइप को ले लिया,
तो मोनेरा में किस प्रकार की सेल टाइप पाई जाएगी, मोनेरा के अंदर कौन से प्रकार की सेल होगी, तो हम कहेंगे सर यहां पर प्रोकैरियोट होगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्गी, यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जगह कम है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यहां पर कैसी सेल पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहां मिलती, मात्र मोनेरा में पाई जाती है, इस बात को याद रखना। और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, लेकिन ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर, ये भी याद रखिएगा, यूनिसेलुलर। यहां पर इन सभी के अंदर मल्टी सेलुलर। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कहां पर, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, तो यहां पर एक ही कोशिका पाई जाती है, यूनिसेलुलर होती है। और ये कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये तो सेल टाइप की बात हो गई। अगर हम लोग यहां पर एक और कैरेक्टर लें, सेल वॉल की, तो सेल वॉल यहां पर जो होता है पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, नॉन सेलुलोलिक सेल वॉल होता है। तो यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन सम हम कह सकते हैं, कुछ में पाई जाती है, तो प्रेजेंट इन सम कुछ में मिलेगी। फंजाई में प्रेजेंट होगी, प्लांटी में प्रेजेंट होगी, और एनिमलिया में एब्सेंट होगी। राइट, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे सदस्य होंगे जिनके अंदर आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है वो पाई जा रही, कुछ में नहीं पाई जा रही है। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में पाई जाती है सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, यहां पर कुछ में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती, प्लांटी में पाई जाती, लेकिन एनिमेलिया में नहीं पाई जाती। जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती, इस बात को याद रखना। अब खास बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो सेल वॉल है वो मोनेरा में किसकी बनी होती है, तो मोनेरा में नॉन सेलुलोलिक होती है सेल वॉल, और ये पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड्स की सेल वॉल बनी होती है। अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको पता है कि प्रेजेंट होती कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट होती है, तो बात की बात है। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए काइटिन की बनी होती है, और यहां पर सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हो गया सेल टाइप या सेल वॉल हो गया। राइट, सेल वॉल के बाद में बच्चों आपका एक और यहां पर हम करेक्टर ले लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पाई जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है कि मोनेरा में एब्सेंट होती है, मोनेरा में नहीं पाई जाती, और बाकी हर जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाकी हर जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस बात को याद रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में अगर आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, किसकी बात कर लें भैया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शारीरिक संगठन किस तरीके का पाया जा रहा है उसकी बात करें, तो हम क्या लिखेंगे, चलो एक कैरेक्टर ले लेते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर, सॉरी मोनेरा के अंदर, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है। यहां पर भी प्रोटिस्टा में कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है। अगर हम लोग बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन यहां पर लूज टिश्यू पाए जाते हैं, लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यूज यहां पर पाए जाते हैं। अगर प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन लेवल का क्या है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और अगर हम लोग एनिमेलिया की बात करें तो यहां पर टिश्यू, ऑर्गन
और ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या पाया जाता है बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हम एक और कैरेक्टर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने लिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोनेरा है इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोले तो अपने आप स्वयं को ये कर लेता है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई टाइप से होता है, जैसे कीमोसिंथेटिक हो सकता है। कीमोसिंथेटिक केमिकल से अपने फूड को प्राप्त करेगा, राइट। फोटोसिंथेटिक प्रकाश में अपनी भोजन को बना सकता है, फोटोसिंथेटिक। और ये सेप्रोफिटिक यानी कि जो प्लांट्स मर जाते हैं उनसे अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। और सेप्रोजोइक दैट मीन्स जो एनिमल मर जाते हैं, सेप्रो मतलब होता है मरना, मृत एनिमल होते हैं उनसे भी फूड लेते हैं, मृत प्लांट उनसे भी लेते हैं, अपने आप भी बना लेते हैं। और कीमोसिंथेटिक दैट मीन्स केमिकल लेवल पर भी अपने फूड को बना लेते हैं। ये बात हो गई हमारी इसकी मोनेरा की। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब विषमपोषी, और ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब समपोषी। बात क्या है? स्वयं भोजन बनाना, दूसरों से भोजन प्राप्त करना, राइट। ये क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक होगा, लेकिन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ही होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा, सेप्रोजोइक सेप्रोफिटिक नहीं होता है। लेकिन क्या है कि ये जो होते हैं बच्चा, ये अपने फूड को हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म में भी लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई बच्चा डेफिनेटली हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब किसी दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करना। और ये हेट्रोट्रॉफ कैसे होते हैं? ये मेनली और मेनली सेप्रोफिटिक यानी कि किसी पादप से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। और पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने जीवन को या उससे फूड को प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग प्लांटी की बात करें तो प्लांटी कैसा होता है? डेफिनेटली ऑटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। ये कैसा है? ऑटोट्रॉफिक दैट मींस ऑटोट्रॉफ में कैसा होगा? ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक। और वहीं अगर अपन लोग एनिमल्स की बात करें, एनिमेलिया की बात करें, तो एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब अपने भोजन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा। किस फॉर्म में लेगा? होलोजोइक फॉर्म हो सकता है। होलोजोइक कैसा है? होलोजोइक है ना। सेप्रोजोइक परतोपजीवी, सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक पैरासिटिक ना। बहुत सारा यहाँ पर मोड है न्यूट्रिशन का, किसी दूसरे पर रह करके मरे हुए एनिमल से, मरे हुए प्लांट से, और होलोजोइक एनिमल के ऊपर ही डिपेंड रह करके, होलोफिटिक प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रह करके। ये वहां पर आपको हेट्रो यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? हेट्रोट्रॉफिक है, विषमपोषी है, दूसरे से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है बच्चा, ठीक है। ये बात हमारी क्या है? कंप्लीट होती है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में या प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या यहाँ पर जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है उसके बारे में देख लेंगे। और वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा कि एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का आउटलाइन है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, वो कैसा है, वो यहाँ पर बता दूंगा कि इसमें आपको प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा इनके बारे में पढ़ना है कंप्लीटली। वो मैं अपलोड कर दूंगा अलग से।
और स्पेशली जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो प्रोटोजोआ के ऊपर रहेगा, और फाइलम प्रोटोजोआ को हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे, और वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, उसी पर ही हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।